ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। देखिए, देश के गद्दारों पर जांच एजेंसियों की स्ट्राइक जारी है। यूपी, पंजाब और हरियाणा से 10 संदिग्ध जासूस गिरफ्तार किए गए। एक आरोपी ने मोबाइल सिम के बदले वीजा मिलने की बात कबूल की है। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बदजुबानी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट से नामंजूर। कोर्ट ने एसआईटी को जांच की जिम्मेदारी दी है। पाकिस्तान के नाकाम हमलों का वीडियो जारी कर सेना ने बड़ा खुलासा किया। कहा, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाना चाहता था पाकिस्तान। और राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा है कि भारत ने कितने विमान खोए। जवाब में बीजेपी बोली, सेना के इशारे पर सवाल उठाना कांग्रेस की तो पुरानी आदत है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान के उन गद्दारों की खबर से जो आपके हमारे बीच रहते हैं। वो हम में से ही एक हैं, लेकिन काम दुश्मन देश के लिए करते हैं। बात कर रहे हैं उन संदिग्ध जासूसों की जिनको देश की सुरक्षा एजेंसियों ने अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया है। और इस पूरे जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ करेंगे जो हरियाणा से पंजाब और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए चेहरे, नए शहर और नए राज्य इस नेटवर्क से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक 10 संदिग्ध जासूस गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सबके पाकिस्तान कनेक्शन की जांच की जा रही है। पता यह लगाया जा रहा है कि किसने कितनी गोपनीय जानकारियां लीक की है। जासूसी मामले में नई गिरफ्तारी हरियाणा के नूह इलाके से हुई है। वहां से एक झोला छाप डॉक्टर को पकड़ा गया। आरोप है कि संदिग्ध जासूस पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों के साथ मिलकर वीजा रैकेट चलाता था। ज्योति जासूस की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के नूह से 2 दिन में 2 गिरफ्तारियां हुई। 18 मई को पुलिस ने अरमान को पकड़ा तो 19 मई को नूह के कांगरका गांव से तारीफ नाम के जासूस को धर दबोचा। तारीफ पर आरोप है कि वो व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात 2 पाकिस्तानी कर्मचारियों को दे रहा था। इसलिए तारीफ की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 कर्मचारी आसिफ बलोच और जाफर सहित 3 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि इन्हीं पाकिस्तानी कर्मचारियों की मदद से मोहम्मद तारीफ पाकिस्तान वीजा रैकेट चलाता था। आरोपी तारीफ एक झोला छाप डॉक्टर है। जांच में पता चला कि तारीफ अपने परिवार के साथ पाकिस्तान भी जा चुका है। उसके पिता ने भी पाकिस्तान जाने की बात कबूल की है। पाकिस्तान तो मेरे बाप से बड़ा है, ताऊ मेरा, हमारा परिवार है, हम जाए हैं, लेकिन 1.5 साल पहले गए। कौन कौन गए थे 1.5 साल पहले? मैं गया हो और एक लड़का गया, या बहू गई। नूह से गिरफ्तार मोहम्मद तारीफ बेहद गुपचुप तरीके से अपने काम को अंजाम देता था। किसी को शक ना हो इसीलिए वो एक क्लिनिक में गरीब मजदूरों का इलाज करता था। यही नहीं, किसी को पाकिस्तानी उच्चायोग से वीजा मिलने पर मोटी रकम लेकर अपने संपर्क से वीजा दिलवाता था। इसके बदले पाकिस्तानी उच्चायोग तारीफ से जुड़े लोगों के नाम पर लोकल सिम कार्ड मंगवाती थी। लोकल के लोगों के नाम पर सिम कार्ड होने की वजह से पाकिस्तानी जासूस भारतीय जांच एजेंसी को चकमा देने में कामयाब हो जाते थे। आरोपी तारीफ ने इस बात को कबूल भी किया है। पुलिस की पूछताछ में संदिग्ध आरोपी मोहम्मद तारीफ ने बताया कि कैसे पाकिस्तान एम्बेसी में बैठे अधिकारियों के संपर्क में आया। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीजा के लिए, तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के बाद पाक एम्बेसी के अधिकारियों ने तारीफ का मोबाइल नंबर लिया और बाद में 3-4 दिन बाद फिर संपर्क किया। 3-4 दिन बाद उसको कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसे कर दो, वीजा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। मैं तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीजा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीजा लगा के दे दिया। आरोप है कि तभी से तारीफ और पाकिस्तानी एम्बेसी के कर्मचारी वीजा रैकेट चला रहे थे। एक के बाद एक गिरफ्तारियों के बीच जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान में ज्योति के संबंधों को लेकर जो खुलासे हुए वो वाकई चौंकाने वाले हैं। ज्योति के करीबी एक वीडियो ब्लॉगर की पहुंच पाकिस्तान में वहां तक थी जहां कोई पाकिस्तानी भी पहुंच नहीं सकता था। खुफिया एजेंसी ज्योति मल्होत्रा को 1 साल से ट्रैक कर रही थी।
केंद्रीय एजेंसी ने ज्योति की गतिविधियों के बारे में 3 से 4 बार हरियाणा पुलिस को सूचित भी किया था और पूछा कि आखिर ज्योति पाकिस्तान क्यों जा रही है, क्यों वहां से पाकिस्तान के पक्ष में नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सिर्फ शक के आधार पर हरियाणा पुलिस ने ज्योति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन गिरफ्तारी के बाद ज्योति जासूस के कनेक्शन की पड़ताल की गई तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई और तेजी से ज्योति के जासूसी के राज खुलते गए। ज्योति मल्होत्रा को लेकर सबसे बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थी और उसने आईएसआई के 3 अफसरों से मुलाकात भी की थी। ज्योति पहले पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाले दानिश के संपर्क में आई। वो पाकिस्तानी उच्चायोग के इफ्तार पार्टी में शामिल हुई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इफ्तार पार्टी में ज्योति और दानिश के बीच काफी करीबी भी देखी गई। दोनों में दोस्ती गहरी हुई तो दानिश ने ज्योति को आईएसआई के अधिकारियों से मिलवाया। बताया जा रहा है कि ज्योति अब तक 4 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है। ज्योति पर आरोप है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को सोशल मीडिया के जरिए भेजा करती थी। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इन्फ्लुएंसर्स को पहले अपने नेटवर्क में लाती है और फिर उनके फायदे का सपना दिखाकर उनको जासूसी के जाल में फंसाती है। ज्योति भी ऐसे ही आईएसआई के जाल में आई और पैसे के लिए भारत के खिलाफ काम करने लगी। 1 साल पहले पुलिस को ज्योति पर शक हुआ, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन ज्योति को इस बात की भनक नहीं लगी और वो पाकिस्तान से इंडोनेशिया के बाली तक घूम घूम कर वीडियो बनाती थी। ये वीडियो इंडोनेशिया के बाली द्वीप का है, जहां पर ज्योति ने वीडियो शूट किया था। ज्योति के लिए भारत में मौजूद पाकिस्तान एम्बेसी में आना जाना सामान्य सी बात थी। यहाँ तक कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का भी इंटरव्यू कर चुकी है। इस वीडियो में जासूस ज्योति गुरुद्वारा करतारपुर साहिब कॉरिडोर में मरियम नवाज से सवाल जवाब करती नजर आ रही है। जी ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ ਮੈਮ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। देखिए, इस वक्त देश भर में ज्योति को लेकर गुस्से का माहौल है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग उसके समर्थन में उतर आए हैं। ज्योति मल्होत्रा की एक मुंह बोली पाकिस्तानी बहन ने उसकी गिरफ्तारी का विरोध किया है। इस वीडियो में पाकिस्तानी पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हीरा बतूल के साथ ज्योति मल्होत्रा है। ज्योति हीरा बतूल को बहन मानती है। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन सिस्टर सिस्टर ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तानी है मैं हिंदुस्तानी हूँ। हम तो सेम ही लग रहे हैं ना, आंखों के लेंस देख लो मिला ले जरा। इसी हीरा बतूल ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी का विरोध किया है। हीरा बतूल ने गिरफ्तारी के विरोध में ये पोस्ट किया, जिसमें हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन लिखा। ज्योति की इस पाकिस्तानी बहन से मुलाकात कुछ महीने पहले हुई थी, जब वो पाकिस्तान गई थी। नहीं, अब मैं कह सकती हूँ हिंदू और मुस्लिम हो चाहे या इंडियन और पाकिस्तानी हो, मुझे तो कुछ डिफरेंसेस नजर नहीं आ रहे। और ये इस साल का नारा होना चाहिए, कोड होना चाहिए, सिस्टर कोड। सिस्टर को। और देखिए ग्लासेस में हमारे ब्लैक ब्लैक। और सुंदर कौन है ये बताना चाहता। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को ये भी जानकारी मिली है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पत्रकारों के साथ भी संपर्क में थी। ज्योति के हर पाकिस्तानी पोस्ट के लिए वहां के इन्फ्लुएंसर को वीडियो पोस्ट वायरल करने का काम मिला हुआ था। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ज्योति पहलगाम हमले के बारे में जानती थी। ये सवाल यहाँ इसीलिए क्योंकि वो पहलगाम हमले से कुछ महीने पहले वहां गई थी और बाकायदा वहां का वीडियो भी बनाया था। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले से 3 महीने पहले ज्योति मल्होत्रा पहलगाम गई थी। पहलगाम में वीडियो शूट करने के बाद ज्योति पाकिस्तान भी गई थी। सूत्रों की माने तो जिस वक्त पहलगाम में हमला हुआ, ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान हाई कमीशन के संपर्क में थी। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आतंकी हमले के वक्त ये पाकिस्तान हाई कमीशन को किस तरह की जानकारी दे रही थी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी में रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा सामान्य परिवार की लड़की है, लेकिन शानदार और लग्जरी लाइफ जीने के शौक ने उसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कर दिया। लेकिन पिता को अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। ना तो मेरे को पता है इस चीज का, ना मेरे को उससे पूछा करता कभी भी। क्या पता ये सच बोल रहे हैं क्या झूठ बोल रहे पुलिस वाले, इस चीज का तो पता कौन है किसी को भी। मेरी बेटी गलत है नहीं तो मैं क्यों कहूँ। देखिए, हर कोई ये जानना चाहता है कि ज्योति मल्होत्रा केस में आगे क्या होगा, पुलिस अब क्या करने वाली है। तो चलिए आपको बताते हैं।
देखिए, जांच एजेंसी ज्योति के मोबाइल फोन की पड़ताल करेगी। उसके फोन में मौजूद पाकिस्तानी नंबर्स की जांच की जाएगी। ज्योति के पास से बरामद किए गए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी। ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला जाएगा, उसकी पड़ताल भी होगी। पाकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया के अलावा और वो कहां-कहां पर गई थी, किस किस से मिली थी, ये सब पता लगाया जाएगा। ज्योति के बैंक अकाउंट की भी जांच होगी। पता ये किया जाएगा कि पैसे कहां से आए और फिर किसने भेजे हैं। जांच एजेंसीज ज्योति के करीबी दोस्तों से भी पूछताछ कर सकती है। देखिए, ज्योति और तारीफ के अलावा उत्तर प्रदेश से भी एक व्यक्ति पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसीज ये पता लगा रही है कि इसने क्या कुछ लीक किया है। यूपी के रामपुर के टांडा कस्बे में रहने वाले शहजाद को यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से गिरफ्तार किया था। टांडे में आजाद नगर में ये उनका मकान है, 2 मंजिला मकान है यहाँ पर। इसी मकान में शहजाद की पत्नी 2 बेटों के साथ रहती है। शहजाद पर आईएसआई के लिए जासूसी और तस्करी करने का आरोप है। घर पे से लिया उन्होंने। अच्छा। हाँ, बेकसूर लिया है उन्होंने, कोई वो दोषी ठहराया जा रहे हैं, वो कोई उसमें कसूर उसमें नहीं है। यूपी एटीएस अब इस बात का पता लगा रही है कि शहजाद किन लोगों के संपर्क में था और कैसे आईएसआई से जुड़ा। हालांकि परिवार के लोग उसे जासूस मानने से इनकार कर रहे हैं। शहजाद को सिर्फ कपड़ा कारोबारी बता रहे हैं। वो बस सूटों का काम करते थे, सूट कपड़ा आता था वहाँ से। पाकिस्तान हाँ, काम खुल जा कर लिया, नहीं तो बंद अपना मेहनत मजदूरी कर लिया। देखिए, देश के खिलाफ जासूसी के तार कई राज्यों तक फैले हुए हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी जो हुई है वो हरियाणा और पंजाब से हुई है। जासूस ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की रहने वाली है। मोहम्मद तारीफ और अरमान हरियाणा के नूह के निवासी हैं। देवेंद्र सिंह ढिल्लो हरियाणा के कैथल से गिरफ्तार किया गया है। गजाला का संबंध पंजाब के मलेरकोटला से है। यामीन मोहम्मद ये भी पंजाब के मलेरकोटला का ही रहने वाला है। इसके बाद सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह गुरदासपुर से ताल्लुक रखते हैं। नोमान इलाही का यूपी के कैराना से संबंध है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी पानीपत से हुई है। ये पाकिस्तान में रहने वाले इकबाल के संपर्क में था। देखिए, आरोपी शहजाद यूपी के रामपुर का कारोबारी है। अब इन सभी पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप है और इसी की जांच पड़ताल अब आगे की जा रही है। अब बात भारतीय सेना के शौर्य की कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमलों की साजिश की तो भारतीय सेना ने उसके सारे हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की उस लाइव पिटाई का सेना ने वीडियो जारी किया है। 1 मिनट 16 सेकंड के इस वीडियो में इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड ने सेना का शौर्य दिखाया है। वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया है कि भारत ने कैसे मिसाइल से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। सेना के एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान ने जब 7 मई की रात को भारत पर मिसाइल हमला किया तो उसके हर प्रहार को आसमान में ही नाकाम कर दिया गया। सुबह के वक्त पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलें नाकाम होकर जमीन पर गिरी मिली। वीडियो के तीसरे हिस्से में दिखाया गया है कि कैसे भारत ने पाकिस्तानी हमले का जवाब दिया। दिन हो या रात, भारत ने पाकिस्तान पर इतनी मिसाइलें दागी जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की होगी। एक साथ छोटी और बड़ी सैकड़ों मिसाइलों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया। न सिर्फ पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया बल्कि 11 से ज्यादा एयरबेस पर मिसाइल दागकर उन्हें नेस्ता नाबूद कर दिया। वंदे मातरम की धुन के साथ जारी इस वीडियो में सेना के शौर्य की कहानी है। इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड ने वीडियो के जरिए ये सबूत दे दिया कि कैसे पाकिस्तानी ड्रोन्स को गाजर मूली की तरह आसमान में ही काट दिया गया। भारतीय सेना के शौर्य के इस वीडियो ने पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। इस वीडियो में भारतीय सेना पाकिस्तान के ड्रोन अटैक का मुंहतोड़ जवाब देती नजर आ रही है। भारत में हमले के लिए आए इस पाकिस्तानी ड्रोन को देखिए। टारगेट पर पहुंचने से पहले ही सेना ने इसे मार गिराया। 53 सेकंड के इस वीडियो में सेना का शौर्य और साहस देखते ही बन रहा है। इसमें पाकिस्तान की ओर से आने वाले सैकड़ों ड्रोन्स को आप देख सकते हैं जिन्हें हमारे जवानों ने आसमान में ही नष्ट कर दिया था। सेना ने इस वीडियो को जारी करके लिखा, दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। सेना ने ये भी लिखा कि जमीन से हमने आसमान की रक्षा की। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। ये तस्वीरें सेना के दावों का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारतीय सेना अभेद्य दीवार है और इसे भेद पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। इस
वीडियो सबूत के साथ साथ भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नापाक साजिश का भी भंडाफोड़ किया है। सेना ने बताया कि पाकिस्तानी फौज का निशाना अमृतसर का पवित्र स्वर्ण मंदिर था, लेकिन स्वर्ण मंदिर की तरफ बढ़ रहे हर ड्रोन, हर मिसाइल को आसमान में ही मार गिराया गया। ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले ही भारत ने अपने शहरों, मंदिरों और गुरुद्वारों को बचाने की तैयारी कर रखी थी। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए अमृतसर और गोल्डन टेम्पल की रक्षा के लिए भारतीय सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा था। आकाश मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान से आने वाली मिसाइलों को मार गिराने के लिए लगाया गया था। साथ ही L-70 एयर डिफेंस गन भी मोर्चों पर तैनात की गई थी। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। पाकिस्तान का एक भी ड्रोन या मिसाइल टारगेट तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और L-70 एयर डिफेंस गन ने पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। भले ही सीमा पर सीज फायर है, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी ऑपरेशन सिंदूर का डर सता रहा है। इसीलिए पाकिस्तानी डेप्यूटी पीएम और विदेश मंत्री दौड़े दौड़े चीन की शरण में पहुंचे हैं। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ इतना बैठ गया है कि वो दुम दबाकर भागते हुए चीन के पास मदद के लिए पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान चीनी हथियारों के दम पर भारत से भिड़ गया, लेकिन इस युद्ध में सारे चीनी हथियार फेल हो गए। भारत के डर से पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार अचानक से चीन की यात्रा पर रवाना हो गए, लेकिन चीन ने उन्हें भाव नहीं दिया। एयरपोर्ट पर कुछ चीनी अधिकारियों के साथ पाकिस्तान के एम्बेसडर खलील हाशमी ने पाकिस्तान के डिप्टी पीएम को रिसीव किया। 3 दिन के इस दौरे पर इशाक डार चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे और चीन को ऑपरेशन सिंदूर से हुए नुकसान और चीनी हथियारों के फेल होने के बारे में भी बताएंगे। इस दौरान चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ नई रणनीति बना सकते हैं। पंजाब के जालंधर में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। आग का धुआं कई किलोमीटर दूर तक साफ देखा गया। आग की ये तस्वीरों को देख आपको अंदाजा हो गया होगा कि आग से कितना नुकसान हुआ। आग जालंधर के इंडस्ट्रियल इलाके में लगी। बड़ी बात ये कि आग एक नहीं 2 फैक्ट्रियों में लगी। इन फैक्ट्रियों में रबर और टायर का काम होता है। सुबह सुबह लगी आग के धुएं से पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए बुलाई गई। खिलाड़ियों के अंदर देखिए कैसे आग की लपटें उठ रही हैं और हर तरफ धुआं ही धुआं है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। आग से करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। राहत की बात यह रही कि भीषण आग से कोई जनहानि नहीं हुई और सभी लोग सुरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको भावुक कर देगी। तस्वीर भालू और बाघ की जंग की है, जिसमें मादा भालू ने अपने शावक की रक्षा के लिए बाघ को खदेड़ दिया। घने जंगलों में बाघ मौके का फायदा उठाकर भालू के बच्चे के शिकार की फिराक में था, लेकिन मादा भालू ने खतरे को भांप लिया। भालू ने शावक को साथ लेकर अपने से ताकतवर बाघ पर अटैक कर दिया। मादा भालू ने बाघ पर 3 बार हमले किए। हैरानी की बात ये रही कि बाघ पहले तो कुछ पल तक बस वहीं बैठा रहा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि इस मां के आगे उसकी नहीं चलने वाली, तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ। बता दें कि नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ जंगल में बाघ और कई जंगली जानवर काफी संख्या में हैं। यहाँ सड़क निर्माण का काम चल रहा है, जिसमें एक मजदूर ने बाघ पर भालू के इस अटैक का वीडियो बना लिया। बस स्टैंड से लेकर स्टेडियम तक हर जगह पानी ही पानी नजर आया। मौसम विभाग ने कर्नाटक समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। बारिश का कहर पूरे शहर में दिखा, कई इलाकों में जल भराव हो गया। इन 3 तस्वीरों से बेंगलुरु की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि कई घर तालाब बन गए। जल भराव के कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया। सिल्क बोर्ड मेट्रो स्टेशन के पूरे इलाके में बारिश की वजह से भारी जल भराव हो गया। लोगों को स्टेशन तक जाने के लिए पानी में ही चलकर जाना पड़ा। शांति नगर इलाके में इस घर के ड्राइंग रूम में सोफा से लेकर बेड तक आधा डूबा हुआ है। किचन तक के सामान बारिश में बर्बाद हो गए।
सड़कें भी तालाब बन गई हैं। लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा है। कई लोगों ने घर के सामने कार और बाइक पार्क की थी, जो जल भराव होने से पानी में ही फंस गई। बेंगलुरु में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर की रफ्तार थम गई है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को फिर घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ सवाल किए। इस पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आज देश से अलग थलग हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एस जयशंकर से सवाल पूछते हुए लिखा, विदेश मंत्री जयशंकर चुप हैं और ये चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। ये चुप्पी गंभीर सवाल उठा रही है, इसीलिए मैं फिर से पूछूंगा, पाकिस्तान को कैसे पता चला कि हमने कितने विमान खोए? ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एक अपराध था। देश को सच जानने का हक है। जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए। राहुल गांधी के सवाल उठाने पर बीजेपी ने उन पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सेना के शौर्य पर हमेशा से सवाल उठाती रही है। तीनों सेनाओं ने बड़े प्रिसीजन के साथ जो हमले किए, उसकी पूरी दुनिया भर में एक व्यापक चर्चा भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता कितने गिरेंगे, ये इससे पता चलता है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने जयशंकर के बयान को लेकर सवाल उठाए थे। यूपी के गढ़ मुक्तेश्वर से स्टंटबाजी का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर कुछ युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर गंगा नदी में बाइक का स्टंट किया। स्टंटबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रील का नशा अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सजा बन सकता है। उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें। दिल्ली से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर का ब्रज घाट है। आस्था के इस केंद्र पर दो युवकों का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। दो युवक बाइक लेकर ही गंगा नदी के अंदर घुस गए। नदी के अंदर पूरा राउंड लगाया। घाट पर लोगों के साथ बच्चे भी थे, लोग नहा रहे थे, लेकिन इन दोनों युवकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बेखौफ बाइक के साथ घूमते रहे, वीडियो बनवाते रहे। वीडियो कानून व्यवस्था के साथ घाटों की सुरक्षा पर भी सवाल उठा रही है। आखिर कैसे नदी के अंदर युवक बाइक लेकर चले गए और उन्हें किसी ने नहीं रोका? महाराष्ट्र के पुणे में एक अनोखी और हैरान कर देने वाली घटना हुई है, जहां एक गाय दूसरी मंजिल पर जा पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद गाय को क्रेन के जरिए रेस्क्यू किया गया। तस्वीरों में देखिए, नीचे तंग गली है, लेकिन ऊपर गाय खड़ी है, क्योंकि नीचे गाय पर कुत्ते भौंक रहे थे। गाय घबरा गई और दौड़ते हुए सीढ़ियों के रास्ते सीधे दूसरी मंजिल पर जा पहुंची। लोगों ने देखा तो हैरान रह गए। नीचे उतारने की तमाम कोशिश हुई, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर बुलाई गई। फायर ब्रिगेड ने गाय के रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाया। 2 घंटे तक लगातार कोशिश हुई, जिसके बाद आखिरकार क्रेन की मदद से गाय सुरक्षित नीचे उतार दी गई। गाय के नीचे आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। जब गाय नीचे आ रही थी, तब लोगों की डर से सांसें अटक गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्रशासन की इस संवेदनशील कार्रवाई की तारीफ कर रहा है। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह उर्फ मोहम्मद सलीम को पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। सैफुल्लाह भारत में हुए 3 आतंकी घटनाओं में शामिल था। सैफुल्लाह लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था, जो भारत में आतंकी हमलों की तैयारी के लिए टास्क देता था। यह अपना पूरा सिंडिकेट नेपाल से चलाता था, जहां के रास्ते आतंकी भारत में घुसते थे। सैफुल्लाह ने साल 2006 में नागपुर में संघ मुख्यालय पर आतंकी हमला करवाया था। हालांकि पुलिस ने 3 आतंकियों को पहले ही मार गिराया। इसके अलावा 2001 में रामपुर सीआरपीएफ कैंप में हुए आतंकी हमले में भी इसकी बड़ी भूमिका थी, जिसमें सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हुए थे। साल 2005 में बैंगलोर के एक ऑडिटोरियम में हुए हमले की साजिश में भी इसी आतंकी सैफुल्लाह का हाथ था। इन दिनों यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नाम बदलकर रह रहा था और आतंकियों की भर्ती और संगठन को पैसा मुहैया कराता था। ये बात आप भी शायद मानते होंगे कि हमारे देश के लिए आतंकियों से ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो देश के अंदर रहकर आतंकियों की मदद करते हैं। जम्मू कश्मीर में 2 ऐसे लोगों को पकड़ा गया। शक है कि ये भी आतंकियों के मददगार हैं। काली जैकेट, मुंह पर मास्क,
छोटी हाइट और सिर नीचे झुकाया ये है संदिग्ध नंबर 1। ठीक उसके बगल में खड़ा संदिग्ध नंबर 2 भी है, जिसने कश्मीरी कपड़े पहने हैं। लंबाई थोड़ी ज्यादा और सिर पर बाल कम है। शोपिया में पुलिस और सीआरपीएफ ने नाकेबंदी की थी, उसी में ये दोनों फंस और अब ये हिरासत में हैं। सुरक्षा बलों को शक है कि ये दोनों आतंकियों के मददगार हो सकते हैं और ये शक यूं ही नहीं हुआ, उसकी वजह है ये हथियार जो इन दोनों के पास से बरामद हुए। इनके पास 4 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल, 43 गोलियां और दूसरे खतरनाक सामान मिले। जाहिर है ये सामान घाटी में अमन चैन के संदेश के लिए तो नहीं थे। खतरनाक सामानों के साथ इनके पास से टूथपेस्ट, टूथब्रश, आधार कार्ड और पैसे भी मिले। इससे साफ होता है कि ये किसी ऐसे काम के लिए घर से निकले थे जिसमें लंबा वक्त लग सकता था। इन 2 संदिग्धों की बदनीयत का पता लगाने के लिए अब इनसे पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। विजय शाह ने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता दिया था। कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि हमें ऐसे माफी की जरूरत नहीं। आपने बेकार बयान दिया। आपको पद की गरिमा का ख्याल नहीं है। आपको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी। मंत्री का आचरण आदर्श होना चाहिए। अगर आपकी भावना सच्ची होती तो अगर मगर लगाकर खेद नहीं जताते। हालांकि कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने का निर्देश दिया है। एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। एक महिला ऑफिसर भी होंगी। एसआईटी कोर्ट को समय समय पर रिपोर्ट देगी। पहली स्टेटस रिपोर्ट 28 मई को सौंपनी है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वाले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने उन पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी प्रोफेसर को 2 दिन के लिए रिमांड पर भेजा है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस बीच प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी पर राजनीति भी खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी ने प्रोफेसर अली की गिरफ्तारी की निंदा की है। प्रोफेसर अली के लिए स्पेशल फोर्स बना है जो रात में ही उठा के ले जाएगा, गिरफ्तार करके टॉर्चर करेगा और दूसरे लोगों को पूछेगा नहीं। कानून तो सबके लिए समान है ना। वही सीपीआई ने गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है। We criticized and countered also, but you know the freedom of speech should not be curtailed by in any way. Your opinion may be there. Your opinion may be compatible to the government policy or against government policy. इस बीच अशोका यूनिवर्सिटी ने कहा है कि वो मामले का पता लगाने की कोशिश कर रहा है और जांच में पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग जारी रखेगा। और अब खबर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन से जुड़ी हुई। जानकारी के मुताबिक जो बाइडेन प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे हैं और ये उनके शरीर की हड्डियों तक फैल चुका है। डॉक्टर्स का कहना है कि जो बाइडेन का प्रोस्टेट कैंसर जिस स्टेज में है उसका पूरी तरह इलाज मुमकिन नहीं है, यानी उनका कैंसर ठीक नहीं किया जा सकता। हालांकि इलाज के जरिए इसे कुछ साल तक कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक जब कैंसर हड्डियों तक फैल जाता है तो उसका इलाज कर पाना संभव नहीं होता है। बाइडेन को ये कैंसर, जिसकी जानकारी 2 दिन पहले ही सामने आई है। बाइडेन को कुछ दिनों से पेशाब करने में दिक्कतें हो रही थी। उसी की जांच में ये पता चला है कि बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर है और वो काफी गंभीर स्तर तक पहुंच चुका है। फिलहाल बाइडेन का इलाज एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी के जरिए किया जा रहा है। ये एक तरह की हार्मोनल थेरेपी है जिसके जरिए कैंसर के फैलने की रफ्तार को धीमा किया जाता है। अब आगे बढ़ते हुए बात मुंबई की, जहां पर सड़क किनारे दिन दहाड़े 2 परिवार के लोगों ने एक दूसरे को चाकू से गोद दिया। बोरीवली में हुए झगड़े में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग अस्पताल में दर्द से करा रहे हैं। फल के ठेले के पास लड़ रहे ये लोग एक दूसरे की जान के प्यासे थे। इनके हाथों में धारदार हथियार और सिर पर एक दूसरे को जान से मारने का भूत सवार था। ये लड़ाई मुंबई के डोंबिवली में रहने वाले गुप्ता और शेख परिवार के बीच की थी। लड़ाई में गुप्ता परिवार से रामनवल गुप्ता और अरविंद गुप्ता मारे गए। शेख परिवार से हमीद शेख की मौत हुई। लड़ाई की वजह कोई खास नहीं, बस पुरानी रंजिश ही थी। 2022 से गुप्ता और शेख परिवार में लड़ाइयां होती रहती थी। डोंबिवली की इन्हीं गलियों में दोनों परिवार का घर था। अब इन घरों में मातम है। मेरे आदमी को तुम लोग ने मार दिया, मेरे बच्चे को छोड़ दो, छोड़ दो।
नहीं छोड़ा उन लोग ने, वापस मेरे सामने तलवार चलाया मेरे। इस लड़ाई की शुरुआत डोंबिवली के एक नारियल के स्टॉल से हुई। पुलिस ने बताया कि शेख परिवार का हामिद शेख गुप्ता परिवार के स्टॉल के पास आकर उनसे झगड़ा करने लगा। देखते ही देखते झगड़ा बढ़ा तो राम नवल गुप्ता और हामिद शेख दोनों ने अपने घर के लड़कों को बुला लिया। राम नवल गुप्ता जो मुख्य सड़क पर नारियल की दुकान लगाते थे, वहां पर शेख परिवार का एक सदस्य हामिद शेख पहुंचा और दोनों के बीच में बहस वाद विवाद हुआ। इसके बाद नारियल काटने वाले चाकू और दूसरे धारदार हथियार से दोनों परिवारों ने एक दूसरे पर वार किया। आज सुबह तक घटना स्थल पर वो चाकू पड़े थे। मेरे पापा को पहला मारा, गले पे पहला रखा, काटा, फिर मेरे पापा को पेट में भोंका, उसके लड़के पकड़े, फिर मेरे पापा को हाथ में मार दिए। मेरा बीच वाला देवर आया, फिर मेरा बीच वाला जैसे ही देवर खड़ा हो रहा है उसका गला काट दिए इन लोग। दूसरे पक्ष की महिला भी इस घटना के बाद से बेसुध है। मैंने उन लोग का हाथ पैर जोड़ा सब करके, मेरा आदमी उधर ही मेरे सामने गिर गया, तुरंत उधर ही खत्म हो गया मेरे सामने। अभी जिन महिलाओं को आपने रोते हुए देखा, उन्होंने एबीपी न्यूज को अपने अपने परिवार के लोगों के मरने की कहानी बताई। लेकिन सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब दोनों ही पक्ष ने अपने आप को पीड़ित बताया। एबीपी न्यूज से बात करते हुए दोनों परिवार की महिलाएं एक दूसरे पर साजिश के आरोप लगाती दिखी। फिर मेरे पापा को उन लोग जब मारने लगे, अगर साजिश करके नहीं आए होते, उन लोग के हाथ में कैसा चाकू रहता, कैसा कोयता रहता, उन लोग सब कमर में कोस के आए थे। कुछ भी बात नहीं हुआ था, वो आ रहे थे चुपचाप से घर पे। इन लोग सब लोग प्लानिंग करके 4-5 जन उधर खड़े थे, पूरा फैमिली था। गुप्ता परिवार ने शेख परिवार पर नशा तस्करी का आरोप लगाया। वो पिया खाया था, वो ड्रग्स बेचता था, नशा बेचता था, वो नशा बेचता था, ड्रग्स बेचता था, तो वो अपना बेचता भी था, उसके परिवार बेचते भी थे। वो नशा भरपूर करता था, पूरा फुल नशे में रहता था। इन हमलों को अपनी आंखों से देखने वाली लड़की ने भी शेख परिवार के हामिद शेख के नशे में होने की बात कही। और वो नशे में थे, वो जो सामने वाले थे वो नशे में आके उनसे जबरदस्ती कर रहे थे और उनके गले का जो पैसा होता है वो लोग निकाल के उड़ा रहे थे। दोनों पक्षों के दावे और चश्मदीद के बयानों के आधार पर केस आगे बढ़ रहा है। मुंबई की सड़कों पर हुई इस खूनी झड़प में जो आरोपी बनाए गए, वो अभी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। इधर पुलिस इस बात का सबूत निकाल रही है कि आखिर पहला हमला किसने किया था। बताया गया कि इसके लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच होगी। साथ ही साथ यहाँ एक सार्वजनिक शौचालय है जिसके बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और उन सीसीटीवी कैमरे में इस पूरे वारदात की तस्वीरें भी कैद हुई हैं। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, बाकियों की गिरफ्तारी उनके इलाज के बाद होगी। इसमें हमने 2 एक्यूज है, उनको अरेस्ट किया है और 2 एक्यूज जो है वो अभी मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। 2 परिवार दोनों अलग अलग समुदाय के हैं, लिहाजा पुलिस ने इलाके में एक्स्ट्रा फोर्स भी लगा दी है। यूपी के अलीगढ़ में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामूली विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से जमकर लाठियां और पत्थर चले। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोई बांस की बल्लियों से मार रहा है, कोई ईंट उठाकर दे दनादन फेंक रहा है। यहाँ बच्चों के साथ बुजुर्ग भी हैं और महिलाएं भी। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए कैसे ईंटों की बौछार हो रही है। सामने बुजुर्ग खड़ा है लेकिन उस पर भी कोई रहम नहीं। इस गेट के अंदर महिलाएं खड़ी हैं, इन पर भी सीधे ईंट मारी जा रही है। हर हाथ में डंडा है, हर हाथ चल रहे हैं। घर के आंगन से शुरू हुई लड़ाई आगे जाकर मोहल्ले के चौराहे तक पहुंच गई। जो पार्टी अब तक घर के अंदर थी, अब उनके हाथों में भी डंडे आ गए हैं। और फिर शुरू हुआ इस रण का अगला अध्याय। पूरा मोहल्ला सड़क पर खड़ा था। लोग रोकने की कोशिश भी करते दिखे, लेकिन संग्राम जारी रहा। अलग अलग झुंड में लोग एक दूसरे को मारते दिखे। केरल के कोझिकोड में कपड़ा बाजार में अचानक आग लग गई, जिससे देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। कुछ ही देर में पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आग की लपटों में घिर गया। घटना रविवार शाम की है, जब कोझिकोड का कपड़ा मार्केट आग के गोले में बदल गया। वहीं मार्केट से उठ रहे धुएं से आसमान बदरंग हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीमों को आग पर काबू पाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। मार्केट में आग रविवार शाम करीब 5 बजे लगी, जिस पर रात के करीब 10 बजे काबू पाया जा सका।
गनीमत रही आग में कोई हताहत नहीं हुआ और कपड़ा मार्केट के पास मौजूद सिटी बस स्टैंड आग की जद में नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि अभी तक आग लगने की वजहों का पता नहीं चल सका है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते मार्केट में आग लगी। केन्या के मिगोरी काउंटी में एक आदमी उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर को पकड़कर लटक गया। यह आदमी काफी देर तक हेलीकॉप्टर के साथ उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखा कि जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, वैसे ही ओडियाम्बो ओमा नाम का ये शख्स उसके निचले हिस्से को पकड़कर लटक गया। हेलीकॉप्टर का पायलट इससे अनजान आगे बढ़ चला, जबकि ओडियाम्बो हेलीकॉप्टर को पकड़कर लटका रहा। ये घटना 14 अप्रैल की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। बताया गया कि हेलीकॉप्टर एक हाई प्रोफाइल शादी में खास मेहमानों के लिए मंगवाया गया था, लेकिन पेशे से मैकेनिक ओडियाम्बो वहां पहुंच गया और मेहमानों से पैसे मांगने लगा। जब लोगों ने पैसे नहीं दिए तो वो हेलीकॉप्टर पर सैर की जिद करने लगा। एक बार तो सिक्योरिटी वालों ने उसे वहां से हटाया भी, लेकिन वो फिर से हेलीकॉप्टर के करीब पहुंच गया और जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ा वो उसे पकड़कर लटक गया। हेलीकॉप्टर से लटके ओडियाम्बो को देखने के बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की, जिसके बाद वहां के लोग ओडियाम्बो को टांग कर ले जाते दिखे। केन्या पुलिस ने ओडियाम्बो के खिलाफ लोगों की जान जोखिम में डालने का केस दर्ज किया है। कोटा में एक युवक की हत्या के बाद बवाल हो गया। लोगों की मांग पर प्रशासन ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया। फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है। कनवास इलाके में आरोपी के घर को बुलडोजर ने पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। लोगों की नाराजगी के बाद देर रात में ही प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की और मकान को ढहा दिया। आरोपी अतीक ने एक बाइक शोरूम पर मामूली बात को लेकर युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया। गुस्साई भीड़ ने आरोपी के पिता की 2 दुकानों, 2 मकानों और एक कार में आग लगा दी। आरोपी पहले भी कई वारदात को अंजाम दे चुका है। प्रशासन ने देर रात आरोपी को टीम गठित कर हिरासत में ले लिया। मुख्य 2 आरोपी थे, एक आदिल था और उसके साथ एक और लोग थे। उन दोनों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तनाव को देखते हुए कनवास में भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। गांव वालों का कहना था कि आरोपी का मकान ध्वस्त करने के बाद ही युवक के शव का पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद बुलडोजर की मदद से मकान को गिरा दिया गया। राजस्थान के झालावाड़ में एसआरजी अस्पताल आग से धधक उठा। आग फैब्रिकेटेड वार्ड के कूलिंग सिस्टम में लगी, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के ऊपरी हिस्से से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जिन्हें दूर से देखा जा सकता है। जिस वक्त आग लगी, फैब्रिकेटेड वार्ड में करीब 100 मरीज भर्ती थे, जिन्हें आनन फानन में वार्ड से बाहर निकाला गया। यहाँ मरीजों को तुरंत जितनी जल्दी हो सका फास्ट एड उनको शिफ्ट कराया, दूसरे वार्डों में यहाँ से रवाना करवाया। तुरंत हमारे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। आग लगने से अस्पताल में लगे लाखों रुपए के उपकरण जलकर खाक हो गए। बाद की तस्वीरों में कई उपकरण क्षतिग्रस्त हालत में जमीन पर बिखरे नजर आए। हालांकि आग की चपेट में आने से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जल्द बनकर तैयार हो जाएगा और स्टेडियम की खास बातें क्या हैं, ये आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का चौथा क्रिकेट स्टेडियम होगा। ये स्टेडियम 50 एकड़ एरिया में बनाया जाएगा। स्टेडियम में 7 मुख्य पिच बनाई जाएगी, जहां मैच खेले जाएंगे, जबकि प्रैक्टिस के लिए 4 पिच अलग से होगी। स्टेडियम में 30,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। साथ ही 1500 गाड़ियों की पार्किंग की जा सकेगी। इस स्टेडियम को 18 महीने में तैयार करने का लक्ष्य है। लेग स्पिनर नरेंद्र हिरवानी के नाम पर यह स्टेडियम बनाया जा रहा है। और अब वक्त है हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट का, जिसे तैयार करने के लिए हमारी टीम एलओसी तक पहुंची। वहां हमने देश के एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी आंखों से देखा। पूरी रिपोर्ट आपको भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उस रिपोर्ट की एक छोटी सी झलक देखिए।
जिस दिन हमने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया, उस दिन से ही पूरी दुनिया भारत के एयर डिफेंस की ताकत जान गई। देश जानना चाहता था कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम एलओसी पर पहुंची। हमने देश के सुरक्षा कवच को बारीकी से देखा, समझा, एक्सपर्ट से सवाल किए और ये सब करके आपके लिए ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। अपने परिवार के हर सदस्य को साथ लाकर इस रिपोर्ट को देखिए और जानिए कि आखिर वो कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी वजह से आप चैन की नींद सो पाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे ज्यादा चर्चा रही भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की, क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ही पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान बौखला गया। देश भर के मन में यह सवाल है कि आखिरकार एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को पूरी तरह से घुटनों पर लाकर रख दिया। तो आज हम एलओसी के पास पहुंचे हैं और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को आप दिखा रहे हैं। आप मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का। इसकी रेंज काफी दूर की होती है, यानी जो दुश्मन देश की तरफ से, चाहे वो यूएवी हो, ड्रोन हो या एयरक्राफ्ट के जरिए हमला करने का प्रयास हो या फिर मिसाइल से हमला करने का प्रयास हो, ये अर्ली वार्निंग इसके माध्यम से मिल जाता है। यह है भारतीय सेना का वो रडार सिस्टम जिसके आगे पाकिस्तान की एक भी मिसाइल नहीं टिक पाई, एक भी ड्रोन हमला नहीं टिक पाया। सब के सब हमलों को हमने सर्च और ट्रैक करके पहले ही नाकाम कर दिया। हमारे साथ सेक्शन कमांडिंग ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है। मैं इनसे जानता हूँ कैसे हमने पाकिस्तान के हर हमले को अपने इस रडार सिस्टम से नाकाम किया। जी, आप ठीक मेरे पीछे जो रडार देख रहे हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम का एक अर्ली वार्निंग रडार है। यह आज के समय का एक आधुनिक रडार है और यह रडार लॉन्ग रेंज की काबिलियत रखता है। इस रडार की इसी काबिलियत की बदौलत ही हम दुश्मन के आने वाले हर एक टारगेट को, चाहे वो ड्रोन हो, एयरक्राफ्ट हो या यूकेव हो, सभी को इस अर्ली वार्निंग रडार से सर्च और डिटेक्ट किया है। इस सर्च और डिटेक्ट टारगेट के डाटा को हमने रियल टाइम में वेपन एंड पर पहुंचाया और हमारे वेपन सिस्टम में दुश्मन के टारगेट को हवा में ही मार गिराया। सर, कितना समय मिलता होगा आपको तुरंत इसको सर्च करने में, डिटेक्ट करने में और फिर अपनी वार्निंग को आगे बढ़ाने में? ये टाइम हम न्यूमेरिकली आपको नहीं बता सकते हैं। इसमें आप ये समझिए कि ये रियल टाइम है। इधर सर्च और डिटेक्ट हुआ, उधर वेपन एंड पर इसका डाटा पास हुआ और उस वेपन सिस्टम ने उसको ट्रैक करने के बाद में हवा में फायर करके बर्बाद किया। मैं आगे एक तस्वीर और आपको दिखा देता हूं। ये एयर संतरी के तौर पर यहाँ काम किया जाता है, नजर रखी जाती है। अगर कोई अचानक से यहाँ ड्रोन आता है या कुछ आसमान में दिखाई देता है तो उसे तुरंत जो वेपन सेक्शन है उसमें जाकर उसे सूचित किया जाता है रियल टाइम में। इसमें कोई भी समय का लॉस नहीं होता और इसीलिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी हमले के प्रयास किए गए वो सब के सब हमले नाकाम रहे। और इसके पीछे हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो यहाँ पर ऑफिसर्स मौजूद रहे पॉइंट पर, जो हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं, इन ऑफिसर्स की 24 घंटे की मुस्तैदी और तैनाती ने भी यहाँ पर इस सिस्टम को बहुत मजबूत बनाया और इस सिस्टम के जरिए यहाँ उस तमाम हमले को नाकाम किया जिसकी वजह से पाकिस्तान लगातार बौखलाता रहा, क्योंकि उसका एक भी हमला सफल नहीं हो पाया। कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेशन सिंदूर में इस भारत की मदद की और पाकिस्तान को सबक सिखाया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय सेना के एक अधिकारी मौजूद हैं। सर, कैसे ये आकाश तीर काम करता है और आधुनिक कितना है, तकनीक इसकी कितनी मजबूत है कि पाकिस्तान पूरी तरह से फेल रहा एक भी हमला कर? आकाश तीर, पहले तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सिस्टम जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है उसमें इसने एक पिवटल रोल दिखाया है अपना, और उसकी इफेक्टिवनेस की वजह से ही जितने भी एनिमी के ड्रोन एलसी या आईबी से अंदर आए वो हम इफेक्टिवली इंगेज करके उनको शॉट डाउन कर पाए। सेकेंडली, मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि एयरफोर्स की रडार्स, आर्मी की रडार्स उनके साथ इंटीग्रेटेड है। जो भी वो रडार्स देख पा रहे हैं कि क्या क्या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट हवा में उड़ रहे हैं, उनको एक कोलैबोरेशन करता है उन पिक्चर्स का, और वो पिक्चर इनके पास आता है, हमारे आकाश तीर सिस्टम के पास कोलैबोरेट है क्या होके आता है। उसके बाद हम ये देख पाते हैं कि कौन से एयरबोर्न ऑब्जेक्ट होस्टाइल हैं। जो भी होस्टाइल एयरबोर्न ऑब्जेक्ट्स हैं उनको
हम अपने वेपन एंड पे भेजते हैं। वो इस प्रकार भेजते हैं कि जो भी होस्टाइल ऑब्जेक्ट हमारे वेपन के पास लोकेटेड हैं, उस वाले वेपन को हम बोल देंगे कि ये आपकी तरफ आ रहा है, आप इसको एंगेज कीजिए। फिर जो हमारा जवान गन पे, वेपन सिस्टम पे या मिसाइल सिस्टम पे बैठा होगा, वो इफेक्टिवली उस एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को, होस्टाइल जो है, उसको एंगेज कर देगा और उसको शॉट डाउन कर देगा। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार है ये L-70 वेपन, और इसके माध्यम से दुश्मन देश के हर एक हमले को नाकाम किया गया। और ऑपरेशन सिंदूर के समय इस L-70 का जमकर प्रयोग किया गया और इसके माध्यम से पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाने वाले ड्रोन, UAV या चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल हो, उन सभी को निशाना बनाया गया। और इसकी अपनी एक अलग तकनीक है। जैसा हमने आपको रडार सिस्टम के बारे में बताया, रडार सिस्टम से इनपुट आता है आकाश तीर के पास, आकाश तीर सीधे कमांड भेजता है इन जगहों पर जहां पर ये हथियार मौजूद रहते हैं L-70 वाले, और वहां से सीधे तौर पर बिल्कुल रियल टाइम में पाकिस्तान की तरफ से आने वाले तमाम जो भी हमले करने के प्रयास किए जाते हैं उनको नाकाम कर दिया जाता है। सर, कैसे काम करता है L-70? जय हिंद। ये गन सिस्टम बहुत ही इफ़ेक्टिव गन सिस्टम है। इसका रेट ऑफ फायर बहुत हाई है। यह लॉन्ग रेंज टारगेट को इंगेज करके, ट्रैक करके उसको बर्बाद करता है। और चलिए इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।